गुड मॉर्निंग क्लास। आज चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास 11 के और आपका वीडियो नंबर 3 बहुत ही जल्दी आज इस वीडियो को हम लोग आप लोग देखिए वीडियो नंबर 3 आप लोग को जीव जगत में आपका वीडियो नंबर 3 आपको देने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को वीडियो नंबर 2 तक आपको बारीकी संवर्ग में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया गया है, लेकिन इसके बाद आप लोगों को हम आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हैं इन चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम है जीव जगत। आपका अध्याय जो है यूनिट फर्स्ट यूनिट आपका अभी फर्स्ट है बाबू, जीव जगत, वीडियो नंबर 3। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज आप लोग अपने क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, उस चीज़ों को हम अपने ब्लैक बोर्ड पर दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ग की पदानुक्रम का परिभाषा, अर्थात वर्ग की पदानुक्रम जो होते हैं वो 7 होते हैं और 7 का हमको क्या करना है, परिभाषा आपको जान जाना है। दूसरा बात, नाम पद्धति या नामकरण क्या होता है, इसका परिभाषा जानना है। और आपको तीसरा जो है जीवों का नामकरण किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को जानना है। और उसके बाद से द्विनाम पद्धति क्या है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, जानना है। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं हम अब इन सारे पॉइंट्स पे जो है कि जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है इस सारे बातों को हम ध्यान देंगे। तो हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं। पहला पॉइंट आपका शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का परिभाषित करना था। ठीक है बच्चे, आप सभी को मालूम है ये बात कि अगर हम एग्जाम्पल किसी को लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ये लेते हैं कि अगर मेरे शरीर का निर्माण के बारे में मैं जानता हूँ या समझूँ कि मेरी शरीर का निर्माण कैसे हुई है, तो उसका आंसर यही निकलता है कि हमारे शरीर का निर्माण एक समान कोशिकाओं से हुई है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वह कोशिकाओं से हुआ है। और कोशिकाओं से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है तो कोशिकाओं के निर्माण में शरीर डायरेक्ट बन गया है कि उससे पहले किसी का निर्माण हुआ है। ये बात हमको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यदि ये बात हम जरूर मतलब ये जान ले कि कोशिकाओं के अगर समूह से अगर पूरा शरीर का निर्माण हुआ है तो ये तो बात गलत है। फिर बात सही क्या है? और ये मैं ये कह दूं, क्या इस घर में जिस हम रूम में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या उस रूम का निर्माण ईंट से हुई है? तो क्या ईंट को मतलब लगा देने से क्या ये घर का निर्माण हो चुका है? हाँ, इस ईंट के लगाने से घर का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसको हम ये बात कह सकते हैं कि मेरी शरीर के निर्माण होने में अगर कोशिकाओं का अर्थात एक समान कोशिकाओं का अगर हम समूह बनाते हैं तो शायद ऊतकों का निर्माण होता है। अगर एक समान ऊतकों का अगर हम बात करें तो शायद कहीं सारे एक समान ऊतक जब समूह अपने बना लेते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। और सारे अंगों का निर्माण में हम जब एक समूह बनेगा तो समझ लीजिए कि एक मतलब समझ लीजिए अंग तंत्र का निर्माण होता है। और सारे एक समान अंग तंत्रों का जब समूह होता है तो शायद कहीं एक जीव का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ये हमारा घर की बात लेते हैं तो बहुत सारे ईंटों को हम जोड़ देंगे तो शायद दीवार का निर्माण होगा। अगर बहुत सारे दीवारों को चारों तरफ दीवारों को हम जोड़ देंगे तो शायद एक कमरे का निर्माण होगा। शायद सारे कमरों को हम एक समूह में लाएंगे तो शायद एक मकान का निर्माण होगा, शायद एक घर का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ग का निर्माण यहाँ पे हम लोग दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे जैसे अभी हम एग्जाम्पल जितने बात समझाया वो चीज़ यहाँ पर समझेंगे। जैसे मतलब हम ये बताना चाहते हैं आपको, अगर मान लेते हैं कि अगर हम कोशिका लेते हैं, तो एक समान कोशिकाओं के समूह से हम किसका निर्माण कर लेते हैं बाबू? ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। और शायद मतलब एक समान ऊतकों के समूह जब बनता है तो शायद अंग का निर्माण होता है। बात सही है। शायद मतलब एक समान अंगों का जब समूह बनता है तो शायद कहीं एक जीव का निर्माण होता है या एक शरीर का निर्माण होता है। बात समझ आ रहा है बाबू? बहुत अच्छे से समझना एक बात को। अभी उसका एग्जाम्पल हम लोग ने लिया कि अगर हम ईंट को, एक समान ईंट को ले लेंगे तो शायद कहीं मतलब दीवार का निर्माण होता है। अगर हम इतना बात जान लेते हैं बाबू, अगर हम कहीं मतलब एक समान ईंट ना लेकर कोई छोटा ईंट ले ले, कोई बड़ा ईंट ले ले, कोई उससे भी बड़ा ईंट ले ले, कोई सबसे छोटा ईंट ले ले, कोई और छोटा ईंट ले ले, तो क्या हम इन ईंटों के समूह से हम क्या दीवार का निर्माण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक समान ईंट रहेगा तब जाकर दीवार का निर्माण होगा, अन्यथा दीवार क्या हो जाएगी? कुछ पल के बाद से टूट के गिर जाएगी। तो किसी चीज़ का निर्माण होने के लिए सबका एक समान का होना चाहिए, उसमें राशियाँ होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि एक समान अगर ईंट होगा तो शायद कहीं दीवार का निर्माण हो जाएगा। अगर एक समान सब दीवार हो जाएंगे, अगर मान लेते हैं कि एक कोई छोटा दीवार बन जाए, कोई सबसे बड़ा दीवार बन जाए, कोई सबसे बड़ा दीवार बन जाए, तो क्या हम उसको छत की ढलाई आसानी से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। छत आसानी से ढल नहीं पाएगा। तो शायद हमें एक समान सबकी दीवारें क्या होनी चाहिए। तो जब एक समान दीवार बनेगा तो बाबू किसका निर्माण होगा? शायद कमरे का निर्माण हो जाएगा। जब सारे कमरे एक समान हो जाएंगे, एक समान होंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो है मकान का निर्माण होगा। मकान का क्या होगा बाबू? निर्माण। मकान कहो या घर कहो, इसका निर्माण कर लेंगे। सेम कंडीशन, ये हम आपको एग्जांपल बताएं, सेम टू सेम यहाँ पे परिभाषा है। शायद वर्गक में यहाँ पे जाति जो है, जातियों के मतलब समूह जुड़ेगा तो वंश का निर्माण करेगा, वंश का समूह जुड़ेगा वर्ग कुल का निर्माण करेगा, कुलों का समूह जुड़ेगा तो गण का निर्माण करेगा, गणों का समूह जुड़ेगा तो वर्ग का निर्माण करेगा, वर्ग का समूह जुड़ेगा तो शायद संघ का निर्माण करेगा, संघों का समूह जुड़ेगा तो जगत का निर्माण होगा। तो इस तरह की जो छोटी बड़ी परिभाषाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम उस परिभाषा को बिल्कुल लिख दिए हैं, आपको एक बार समझा देते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर पेपर के अंदर पूछता है कि जगत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किंगडम बोलते हैं। तो परिभाषा आप लेंगे, समान संघों के समूह को हम क्या कहते हैं बाबू? जगत कहते हैं। वैसी प्रकार से संघ को अंग्रेजी में कहते हैं फाइलम। फाइलम में परिभाषा इस प्रकार से होगा बाबू कि समान वर्गों के समूह को हम क्या कहते हैं बाबू? संघ कहते हैं। उसके बाद से वर्ग का परिभाषा पूछेंगे तो वर्ग को अंग्रेजी में क्लास बोलते हैं। समान गणों के समूह को हम क्या बनाते हैं बाबू? वर्ग कहते हैं। अगर हम गण का परिभाषा लेते हैं बाबू तो गण को अंग्रेजी में ऑर्डर बोलते हैं। इसका परिभाषा आप लिखेंगे, समान कुलों के समूह को हम क्या बनाते हैं बाबू? गण का निर्माण कर लेते हैं या गण कहते हैं। कुल किसे कहते हैं बाबू? कुल को अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं। मतलब समान वंशों के समूह को क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। ठीक है बच्चों। और वंश का जेनस, वंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जेनस बोलते हैं। और कहता है समान जातियों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? वंश कहते हैं। बहुत ईजी जो है कि इसका परिभाषा है जो आप एक लाइन में समझ लेंगे। और ये बात को समझ में आ गया बाबू तो शायद ये भी क्या होगा? समझ में आ जाएगा। जाति किससे कहेंगे बाबू? जाति अंग्रेजी में बोलते हैं एस्पिंस। एस्पिंस का मतलब होता है यहाँ परिभाषा कि समान वर्गक में सबसे छोटी इकाई, इसमें जो सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है बाबू? जाति कहलाती है। तो क्या ये परिभाषा आप लोग को आसानी से समझ में आ गया? तो चलते हैं दूसरा पॉइंट्स पे।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत अच्छे से बच्चे, अपने नोट्स को तैयार करिए और नोट्स के तैयार करके और इन्हें याद करके अपने परीक्षाओं में बैठकर आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके और अच्छे मार्क्स उठाइए। ठीक है बच्चे, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बगल में खड़े हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं आगे। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सारी जो छोटी छोटी बातें थी वो क्या बताते हैं कि जगत, संघ, वर्ग, गण, जाति, ये सारी छोटी मोटी जो परिभाषाएं थी आपको बिल्कुल समझा दिया गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नाम पद्धति किसे कहते हैं। क्या होता है बच्चे, नाम पद्धति किसे कहते हैं। तो पेपर के अंदर नाम पद्धति किसे कहते हैं अगर आता है तो देखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। प्रत्येक जीव का क्या होता है, एक मानक नाम होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का है, उसका एक कोई ना कोई नाम होता है, घर का कोई ना कोई नाम होता है। अगर वह स्कूल में जाता है तो उसका कुछ और नाम होता है। मित्र जो होते हैं कुछ और नाम बुलाते हैं। मित्र के साथ कोई दुश्मन होता है, दुश्मन कुछ और बुलाता है। मतलब किसी न किसी का नाम होता है, उपनाम होता है, एक सामान्य नाम, एक उपनाम, बहुत सारे नामे होते हैं उनको, जो हम लोग क्या करते हैं उसको पुकार में लाते हैं। तो जीव में भी इस प्रकार से भी नाम होते हैं बाबू। कह रहा है कि प्रत्येक जीव का एक क्या होता है, मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में क्या होते हैं बाबू, जाना जाता है। उसी नाम से क्या होता है बाबू, पूरा विश्व में क्या करते हैं बाबू, उस नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या ये परिभाषा बिल्कुल सटीक परिभाषा, आप लोगों को खाली थोड़ा कंसेप्ट ध्यान देना है आपको कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में क्या किया जाता है बाबू, चर्चित है या जाना जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हम इस बात को कह देते हैं कि अगर हमारे यहाँ मान लेते हैं कि अगर हम गौरैया चिड़ै गौरैया पक्षी है जो हमारे देश में क्या होता है बाबू, गौरैया कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यही गौरैया पक्षी को अगर हम चले जाते हैं स्पेन में चले जाएंगे, तो अगर स्पेन में हम अगर वहाँ जाके और किसी गौरैया पक्षी को हम गौरैया कहेंगे तो क्या स्पेन वाले लोग इस बात को जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। उसको वहाँ पे पार्डल कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा आपको, पार्डल कहना पड़ेगा। अगर आप पार्डल कहेंगे तो स्पेन वाले लोग समझेंगे कि उस व्यक्ति ने गौरैया पक्षी के बारे में कहा है। अगर आप इंग्लैंड में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके आप गौरैया पक्षी बोलेंगे तो वहाँ के लोग नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसका नाम क्या है, अलग होता है। तो उसको वहाँ पर आपको क्या कहना पड़ेगा, हाउस स्पैरो बोलना पड़ेगा। यानी अगर आप जापान में चले जाते हैं तो जापान में जब पहुंचेंगे तो अगर वहाँ पे आप पक्षी गौरैया पक्षी देखेंगे तो उस गौरैया पक्षी को यदि गौरैया बोलते हो तो शायद वहाँ पे वो लोग नहीं जानकर, अगर वहाँ पे उस पक्षी को अगर आप बोलते हो सुजुन बोलोगे तो शायद वो लोग जान जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, गौरैया पक्षी का नाम क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। नोट में बात को याद कर लीजिएगा कि नाम पद्धति को आगे चलकर क्या हुआ बाबू, नाम पद्धति को आगे चलकर लोगों को ये नाम जानने में कष्ट हुआ। गौरैया पक्षी को हमारे देश में गौरैया कहा गया, अन्य देश में भी गए तो गौरैया कहें, तो वहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा था। अगर शेर को हम शेर कहते हैं तो अपने देश में कहते हैं, लेकिन इसी शेर को अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो शेर को शेर कहेंगे तो लोगों को थोड़ा समझ में कम आएगा। वहाँ पर लाइन बोलेंगे तो शायद कहीं उनको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति शेर को बात बतिया रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे तो आगे चलकर उन्होंने क्या किया बाबू, वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या किया, दे दिया। एक ऐसा पद्धति का निर्माण कर दिया जिसमें उस पद्धति के अनुसार वह व्यक्ति कहीं भी जाएगा या किसी देश में रहेगा और उस जीव के बारे में, उस पक्षी के बारे में और उस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार वो अगर नाम लेता है तो वहाँ पे समझने में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। नोट में आपको लिख लेना है कि नाम पद्धति को आगे चलकर उन्होंने क्या रखा बाबू, वैज्ञानिक पद्धति के नाम दे दिया। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्लास 11 में क्वेश्चन बन के आता है। वो क्वेश्चन क्या है बाबू, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नाम पद्धति को आगे चलकर नाम पद्धति को आगे चलकर वैज्ञानिक पद्धति नाम क्यों दिया गया। मतलब ऐसा क्या हुआ
कि उनको आप नाम पद्धति को हटाकर वहाँ से वैज्ञानिक पद्धति का करना हुआ, जोड़ना पड़ गया। क्या वजह था, क्या समस्याएं थी, उस समस्याओं को फेस करने के लिए इन लोगों ने नाम पद्धति को हटाकर वहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति क्यों दिए? इसका आंसर हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप समझेंगे। कह रहा है कि क्योंकि प्रत्येक जीव के प्रत्येक जगहों पर या प्रत्येक देश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस बात को अब समझ में आ गया कि जिस देश में जाएंगे उस देश में उस जीव या उस पक्षी के बारे में बिल्कुल अलग अलग नाम से जाना जाएगा। तो उसके बाद जिसमें प्रत्येक देश को उसी जीव के नाम से पहचानने में कष्ट होती थी। क्या होती थी बाबू? उस जीव के बारे में जानने में कष्ट होती थी। अभी बताया कि अगर हमारे देश में गौरैया पक्षी को गौरैया कहते हैं, तो उस गौरैया पक्षी को अगर हम चले जाते हैं बाबू स्पेन में, तब प्राउडल कहेंगे तो ही समझेंगे। अगर वहाँ पे गौरैया कहेंगे तो वे लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। वो समझेंगे न जाने क्या बता रहा है, पागल से अड़बड़ बड़बड़ बोल रहा है, ये बिल्कुल हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या वास्तव में कह रहा है। लेकिन उसी पक्षी को आप उनकी भाषा में क्या बोलेंगे बाबू? प्राउडल बोल देंगे, तो शायद वो लोग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस कष्ट होती थी, तो सभी देशों ने एक ऐसा पद्धति का चुनाव किया जिससे उस जीव के नाम प्रत्येक देश के लिए वही नाम रहे। मतलब एक ऐसा पद्धति का निर्माण किया जहाँ पे किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे उस नाम से बिल्कुल हम क्या करेंगे? परिचित रहेंगे। हम इंग्लैंड चले जाएं, स्पेन चले जाएं, चाहे मान लेते हैं कि हम जापान चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम उस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उस पक्षी का, उस जानवर का नाम अगर हम लेते हैं तो शायद हमें कष्ट नहीं होगा। ना वहाँ के लिए कष्ट होगा, ना हमारे लिए कष्ट होगा, किसी के लिए वो क्या होगा बाबू? कष्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चुनाव किया जिसमें उस जीव के नाम प्रत्येक देश के लिए वही नाम रहे। ठीक है बाबू, इसलिए वे लोग नाम पद्धति को आगे चलकर वैज्ञानिक पद्धति नाम रखा, ताकि किसी भी देश उसके नाम पुकारने में या समझने में कष्टों का सामना न करना पड़े। इसलिए सभी देश मिलकर नाम पद्धति का वैज्ञानिक पद्धति नाम रखा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्या ब्लैक बोर्ड पर लिखा। लैंग्वेज ज़्यादा लंबा है, पर आप समझ के पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और अपने भाषा में ही आप क्या करेंगे? प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ देखो, गौरैया को हमारे देश में क्या कहा जाता? मतलब भारत में इस पक्षी का नाम गौरैया कहा जाता है। ठीक है, हम तो समझ में आया, इस बात को हम लोग समझे, हमारे भारतवासी समझे। ठीक है बच्चे, लेकिन उस गौरैया को क्या हम स्पेन में जाकर गौरैया कह सकेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहाँ के लोग गौरैया के बारे में जानते ही नहीं हैं। गौरैया जो शब्द है उस शब्द के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी होगी तब तो उनको गौरैया बात बोलेंगे तो समझेंगे। लेकिन इसलिए वहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उस गौरैया पक्षी को उन लोगों ने क्या नाम रख दिया? प्राउडल रख दिया। ठीक है, अब अगर इंग्लैंड में चलेंगे तो उस गौरैया पक्षी का नाम क्या रखा गया बाबू? हाउस स्पैरो कहा गया बाबू। उसके बाद गौरैया को जापान में गया तो सुजून रखा गया। उसके बाद हॉलैंड में गया तो वहाँ उस पक्षी का नाम क्या रखा गया? मुश्च रखा गया। क्या रखा बाबू? मुश्च रखा गया। ऐसे मतलब अलग अलग देशों में जाकर इन पक्षियों का क्या बाबू? नाम रखा गया, ताकि लोगों का कष्ट ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप मतलब इस बात को इतनी गंभीरता समझना है, इतनी गंभीरता समझना है, ताकि आप पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बगल में खड़े हैं बाबू। आप इसका तीसरा पॉइंट हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसका उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं बस अगला पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट्स हमारा क्या था बाबू? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं बाबू? तो द्विनाम पद्धति वह होता है जिसमें दो और केवल दो पद्धति हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे मनुष्य का द्विनाम पद्धति, मनुष्य जो होता है उसका द्विनाम पद्धति क्या होगा? होमो सेपियंस होता है। क्या होता है बच्चे? होमो सेपियंस होता है। मेढक का अगर एग्जाम्पल लेंगे द्विनाम पद्धति तो क्या होता है? वो राना
टिग्रीना होता है। क्या होता है बच्चे? राना टिग्रीना होता है। अगर आप आम का वैज्ञानिक नाम लेना चाहेंगे तो आम का वैज्ञानिक नाम आपका क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक है बच्चे, इस तरह से सारे ये क्या होते हैं बाबू, दो क्या होते हैं नामों को क्या करते हैं बाबू, पद्धतियों को जोड़कर क्या बनाया गया है बाबू? द्विनाम पद्धति बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए बाबू। तो नोट में हम सबसे पहले याद रखिएगा, ये पूछता है कई बार कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, द्विनाम पद्धति का खोज किसने किया था, या द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप इतना बात जरूर कॉन्फिडेंस से बोलना है कि द्विनाम पद्धति का जनक या द्विनाम पद्धति का पिता या क्या बोलते हैं बाबूजी किसे कहा जाता है बाबू। तो आप इसको आराम से बोलेंगे कार्ल लिनियस। क्या बोलेंगे बच्चे? कार्ल लिनियस। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल आप लोगों को वीडियो नंबर 2 में इनके बारे में कुछ बताया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग द्विनाम पद्धति के घटक के बारे में जानेंगे कि द्विनाम पद्धति घटक कितने होते हैं बाबू। द्विनाम पद्धति के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 2 घटक होते हैं। एक का नाम क्या है? वंश नाम, दूसरा का नाम है जाति नाम। बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारे चीज़ों को हमने नोट्स कराया यहाँ पे। द्विनाम पद्धति के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, एक का नाम वंश नाम, दूसरा का नाम जाति नाम। ठीक है बच्चों, उसके बाद से हम जब चलेंगे आगे बढ़ेंगे बाबू तो इन दोनों के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि वंश नाम और जाति नाम क्या होता है। और वंश नाम जाति नाम अगर ये आपको मालूम पड़ जाता है तो आप इसका आगे की जो भी कंसेप्ट है आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े हम लोग। सबसे पहले वंश नाम किसे कहते हैं और जाति नाम किसे कहते हैं, इन दोनों परिभाषा हम यहाँ पर लिखे हैं। तो वंश नाम किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम, प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम का पहला जो भाग होता है, प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम का जो पहला भाग होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? हम लोग वंश नाम कहते हैं। ठीक है, उस वंश नाम के एक और नाम है, अंग्रेजी नाम है जिसका नाम है कौन सी? जेनेरिक भी क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम भी कहा जाता है। क्या कहता है? जेनेरिक नेम भी कहा जाता है। और उसी तरह से जाति नाम का परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का दूसरा मतलब पद्धति या दूसरा नाम क्या कहलाता है बाबू? आपका जाति नाम कहलाता है। उसको हम दूसरा नाम क्या जानते हैं बाबू? स्पेसिफिक नाम भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाबू। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानेंगे यहाँ एग्जाम्पल से। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं कौन सी बाबू? किसी जीव का नाम लेते हैं। ठीक है, तो हम जीव का नाम लेंगे तो यहाँ पर हम लेते हैं वंश। क्या लेंगे बाबू? वंश नाम। ठीक है बाबू, उसके बाद से जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, हम यहाँ पर लेते हैं बाबू कौन सी? जाति नाम, जातीय नाम। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम अच्छे से समझिए, धीरे धीरे समझिए, एकदम मक्खन बना दीजिए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देखो जाति में हम सबसे पहले जीव में सबसे पहले जीव में लेते हैं मनुष्य के लेते हैं। मनुष्य, क्या मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पर लिखा गया है होमोसेपियंस। तो हमने परिभाषा लिखाया कि प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम के पहला भाग, प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम जो है उसका पहला भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा बाबू? आपका वंश कहलाएगा। तो क्या इस दोनों में पहला जो भाग है हमारा वो क्या वंश नाम हो सकता है? जी हाँ, ये आपका होमो जो होगा बाबू, होमो जो होगा वो आपका कौन सा नाम होगा बाबू? वंश नाम होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा यहाँ पे पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वह क्या है बाबू? सेपियंस है। सेपियंस जो है आपका कौन सा नाम है बाबू? जाति नाम है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे सेपियंस। ठीक है बच्चे, इसी तरह से हम एक और लेते हैं, दूसरा नाम लेते हैं मेढक के। मेढक के लेते हैं राना टिग्रीना। राना जो शब्द है पहला, वो राना शब्द जो है वह आपका कौन सा नाम है? वंश नाम है। और टिग्रीना जो है वह आपका कौन सा नाम है? जाति नाम है। टिग्रीना। ठीक है बच्चे, इस तरह से आपको हर वैज्ञानिक नाम के अंदर 2 नाम छुपा रहता है
वह उसको समझना होता है कि उसमें वंश कौन होता है और जाति कौन होता है। तो जो शुरुआत का जो अक्षर होगा वह हमारा कौन सा होगा बाबू, वंश होगा, जबकि जो दूसरा होगा वह हमारा कौन सा होगा बाबू, जाति होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको मतलब ये हम समझ ले कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे जैसे, ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं अगला पॉइंट्स पे कि वैज्ञानिक पद्धति, जो वैज्ञानिक नाम होता है, कैसे वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति में वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है, इन चीज़ों को हम आपको बताएंगे। हम बगल में है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चे, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और हम चलते हैं अब चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं इस बात को हम जानते हैं। चौथा पॉइंट्स कह रहा है कि जीव जंतुओं के नामकरण हेतु, जीव जंतुओं का जो नामकरण होता है, नाम मतलब अलग अलग देशों में जो होता है, उसी प्रकार नामकरण हेतु लिनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार, लिनियस ने द्विनाम पद्धति जो प्रचलन चालू किया था, उसके अनुसार उस वैज्ञानिक पद्धति में, उस वैज्ञानिक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत कैसे लाया जाएगा, उसको लाने के लिए क्या क्या नियम होगा, इस बात को पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पूछता है। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा। जीव जंतुओं के नामकरण हेतु लिनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान्यता कैसे दिया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कैसे उनको मान्यता दे दिया जाता है कि ये जो है होमो सेपियंस, ये क्या है, एक वैज्ञानिक नाम है। और वह वैज्ञानिक नाम अर्थात किसी भी देश में हम जाएंगे और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछेंगे वो बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वह नाम है होमो सेपियंस। अगर हम मनुष्य कहते हैं तो भारत में हम मनुष्य कह देंगे। अगर हम कह देते हैं गौरैया पक्षी को, तो भारत में गौरैया पक्षी को हम गौरैया कह सकते हैं, लेकिन उसी गौरैया पक्षी को हम किसी अन्य देश में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में चले गए, तो इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर हम गौरैया पक्षी को गौरैया पक्षी नहीं कह सकते हैं, हम वहाँ पे उस पक्षी को हम क्या बोलेंगे, तो हाउस एस्पेरो बोलेंगे। इस प्रकार से हम अन्य पक्षियों का नाम हम द्विनाम के पद्धति के अनुसार ध्यान देते हैं। हम पहला आपको लिखना होगा कि किसी भी प्राणी या पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बाबू, पहला बात, अगर चाहते हो कि वह जीव जंतु का नाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी सर्वप्रथम कि किसी भी प्राणी या पादपों का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होना चाहिए बाबू, तो लैटिन भाषा में होनी चाहिए। पहला बात आपको ये बहुत अच्छे से ये आपको कंसेप्ट जाननी होगी, ठीक है बच्चों। नंबर 2 पॉइंट, इसमें वंश का नाम पहले, जाति का नाम बाद में लिखना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, वंश का नाम पहले होना चाहिए और उसके बाद जाति के नाम बाद में होनी चाहिए। अगर आप जाति के नाम पहले करते हैं, वंश का नाम बाद में करेंगे, तो शायद ये गलत हो सकता है। तो आप कभी भी, आप जब भी वैज्ञानिक पद्धति लिखेंगे तो आप वंश को पहले लिखेंगे और उसके बाद से आपको क्या करना होगा, जाति के नाम को लिखना होगा, ठीक है बाबू। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ठीक हो गया, समझ में आ गया। तीसरा, जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछी अक्षरों में लिखा जानी चाहिए। तिरछी अक्षरों में लिखने जाने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ऐसे, जैसे मान लेते हैं ABCD E, मतलब तिरछा होना चाहिए, सीधा नहीं, जैसे ये ABCD ऐसे नहीं, इसकी लिखावट जो होनी चाहिए वो तिरछी होनी चाहिए, ठीक है बाबू। उसके बाद से क्या होना चाहिए बाबू, जीवों के वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए तथा हस्तलिपि में इन नामों के नीचे लाइन खींची जाना चाहिए। जब भी कोई चीज़ लिख देंगे, जैसे मान लेते हैं कि आप होमो लिख रहे हैं, तो होमो को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तिरछा लिखना पड़ेगा, होमो लिख के, और उसके नीचे क्या करना पड़ेगा, लकीर देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। कभी भी उसको लिखेंगे तो तिरछी अक्षर में लिखेंगे और नीचे आप क्या देंगे, लकीर दे देंगे। लकीर मतलब आप एक चिन्ह कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, हस्तलिपि में इन नामों के नीचे क्या करना होगा, लाइन खींची जाना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट,
अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद से जो अक्षर होना चाहिए सेपियंस, सेपियंस जो शब्द होना चाहिए तो वह शब्द क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? छोटा लेटर होना चाहिए। मतलब पहला लेटर वंश का बड़ा होना चाहिए और जाति का जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। मतलब ये छोटा लेटर समझ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और जाति के नाम का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए बाबू? छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान दें क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, छोटी छोटी बातें बिल्कुल बताई जा रही है जो आप इस परीक्षा के अंदर लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है। तो वंश का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए और जाति का लेटर पहला लेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और उसके बाद से आप जब इतनी कार्य कर लेते हैं तो वह उस जीव का, उस पादप का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार पूरे विश्व में उसको क्या किया जाएगा? उसी नाम से जाना जाएगा। जिस नाम से हम इंग्लैंड में जानेंगे उसी नाम को अगर भारत में कहेंगे तो भारत वाले भी जानेंगे, उसी नाम को हम हॉलैंड में जाएंगे और वहाँ बोलेंगे तो वहाँ वही नाम होगा। और हम जापान में जाएंगे और उसी नाम को पुकारेंगे तो वही नाम होगा। मतलब हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी दिशा में जाएंगे या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे और हम वहाँ उस बात को हम कहेंगे तो कोई व्यक्ति उस बात को सुनने के बाद वह उसका कंसेप्ट गलत नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल समझ में उसको आ जाएगा कि अगर होमो सेपियंस और हम इंडिया में कह रहे हैं तो अगर ये होमो सेपियंस और हम जाकर अमेरिका में कहेंगे या जापान में कहेंगे या किसी देश में कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये मनुष्य की बात कहा रही है। ठीक है बच्चे, अगर मेढक का अगर हम नाम राणा टिग्रिना हम कहेंगे तो अगर हम इंडिया में कहते हैं राणा टिग्रिना तो हम अति में अमेरिका में जापान में अगर कहते हैं तो शायद वहाँ के लोग भी इस बात को समझेंगे कि मेढक का बात कह रहा है। अगर हम आम की बात अपने इंडिया में कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो आम है और आम का वैज्ञानिक नाम अगर हम कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका तो शायद हम जापान में चले जाएंगे और वहाँ जाकर इस बात को कहेंगे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और आम के बदले हम वहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका बोल देंगे तो लोग वहाँ के व्यक्ति जो भी होंगे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बिल्कुल ये बात को कहेंगे कि शायद वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? आम के बारे में बोल रहा है। तो वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो पूरे वर्ल्ड में इस पद्धति को क्या किया था? लागू किया था। और आपको लिखने के लिए ये तमाम यहाँ पर आपको हमने नियम लिखा और इस नियम के अनुसार आप क्या करेंगे? किसी प्रकार के वैज्ञानिक नाम आप क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, एक यहाँ चीज़ हमने लिखा है नोट में। कभी कभी बच्चे वैज्ञानिक पद्धति लिखते जाते हैं बाबू, कभी कभी जाति एक जैसे मैचिंग मिल जाता है, मैचिंग हो जाता है, नाम सेम हो जाता है। जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस जो है ना मनुष्य का है और वैसे किसी और जीव का या जंतु का नाम सेपियंस मिल जाएगा तो बच्चा घबरा जाता है, अरे ये तो मनुष्य का होमो सेपियंस होता है, नीचे भी आकर क्या हुआ? सेपियंस मिल गया। ये शायद लगता है गलत हो गया, लेकिन ये बात मानना गलत है। क्योंकि आपको नोट में नीचे लिखा दिए हैं कि वंश कभी भी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जाति कभी एक हो जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। क्योंकि हमने नोट में यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो अलग अलग प्राणियों के जातीय नाम समान हो सकता है लेकिन वंश के नाम कभी भी समान नहीं हो सकता है। जब भी आप कभी वैज्ञानिक पद्धति लिखेंगे तो वैज्ञानिक पद्धति लिखने के वक्त वंश कभी भी क्या होता है? डिफरेंस हो सकता है लेकिन जाति कभी डिफरेंस नहीं होगा। जाति कभी क्या होगा? सेम ही सेम रहेगा। तो इस बात को आप लोग नोट में बिल्कुल आप समझ गए और लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स बुक्स में इस बात को बहुत अच्छे से आप मतलब एक माला के भांति मोती पिरोइए ताकि माला बेहद खूबसूरत लगे। और माला को जब खूबसूरत होता है तो सभी को पहनने की चाहत सबको होती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रन देते हैं। थैंक्स, जय हिंद।